हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा मित्र। आज हम बात करने वाले हैं एक नया इंटरनेशनल अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सीरिया का सत्ता संकट, कि किस तरीके से अभी सीरिया में सत्ता को लेकर के, पावर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी क्या रोल है। वहाँ पर जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एक तरफ शिया कम्युनिटी है तो दूसरी तरफ सुन्नी कम्युनिटी है, तो उसको लेकर के देखोगे। और रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेस्टर्न एशिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें सीरिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेशन निकल के आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। इस आर्टिकल को लिखा है ब्रह्मदीप अलूने ने। देखो, बेसिकली अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें, कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पर कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो अपने हाथ में मैक्सिमम पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूटेबल इन इशू चलता रहता है हमेशा, कि कहीं ना कहीं पावर एक पार्टी जो रूलिंग है वो अपने हाथ में रखनी चाहती है, दूसरी पार्टी इसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती। अब धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, मॉडर्न स्टेट्स की अगर बात करें, नए जो स्टेट्स बन रहे हैं उनकी बात करें, आधुनिक राज्यों की अगर बात करें, तो वहाँ पर सत्ता का वैधानिक और तार्किक रूप जो है वो राजनीतिक नेतृत्व में केंद्रित करने के प्रयास बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि कैसे भी करके देश एक नेता के तौर पे निकल के आए। चाहे आज इंडिया की बात करो तो पर्सनालिटी कल्ट कितना ज़्यादा काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करो यूएसए की, पहले डोनाल्ड ट्रंप, अब देख लो जो बाइडेन। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो चाइना में, जहाँ पे शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, तो सारी पावर उनके हाथों में कंसंट्रेटेड है। तो ऐसे में इसका प्रतिकूल प्रभाव, दैट मीन्स एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, राजनीतिक अस्थिरता, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व के लिए एक सरदर्दी का कारण बन रहा है, राजनीतिक संकट का कारण बन रहा है। देखो, सीरिया जो कि वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, जो कि सिविल वॉर, दैट मीन्स गृह युद्ध से कहीं ना कहीं फंसा पड़ा हुआ है। एक तरफ वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी सत्ता में चौथी बार चुनाव जीत करके आए हैं, तो दूसरी तरफ उनके चुनाव पर सवाल उठाए जा रहे हैं ये कि अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें सभी नागरिकों की भागीदारी, चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की गई है, इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। तो ऐसे में आप देखो कि एक तरफ सत्ता बन चुकी है, दूसरी तरफ सत्ता बनने के जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, उस पर सवाल उठाई जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में शांति स्थापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी सीरिया में, क्योंकि पिछला अगर हम पास्ट भी जानने की कोशिश करें तो हमें ऐसा ही कुछ जानने को मिलेगा। अगर बात की जाए करीब एक दशक पहले की, लगभग 2011 की बात करो, तो उस टाइम पर सीरिया में एक राजनीतिक बदलाव को लेकर के आंदोलन शुरू होता है, और उस एजिटेशन को बशर अल असद रिजीम ने बिल्कुल सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था। और उसी के बाद में सीरिया कहीं ना कहीं गृह युद्ध के हत्थे चढ़ गया। आज अगर सीरिया की बात की जाए तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर बशर अल असद, मतलब वहां के प्रेसिडेंट की जो पावर है वो तो है कमज़ोर, जबकि जो विद्रोही हैं, रिबेलियंस हैं, उनकी पकड़ ज़्यादा है। ठीक है, कई देश जो हैं वो अपने अपने हितों को वहां पर फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे आप देखोगे शिया कम्युनिटी की अगर बात करो तो उसको फेवर करने वाले कंट्रीज़ में है ईरान, और ईरान का सपोर्ट अभी कर रहे हैं रूस और चीन। तो ऐसी परिस्थिति में ये तीनों कंट्रीज़ तो मिलकर के असद का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति का, जो कि शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे जो रिबेलियंस है, जो विद्रोही हैं, वो देखो मैक्सिमम है सुन्नी कम्युनिटी में। अब सुन्नी कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है वहाँ पर सऊदी अरब के द्वारा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मुस्लिम्स के बीच में एक डिवीज़न है वेस्टर्न एशिया में, उनके बिलीफ सिस्टम को लेकर के। शिया कम्युनिटी थोड़ी लिबरल है तो सुन्नी कम्युनिटी थोड़ी रेडिकल है, कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सट्रीमिज्म पे विश्वास करती है सुन्नी कम्युनिटी। तो ऐसे में सऊदी अरब का सपोर्ट तो मिल रहा है रिबेलियंस को, जबकि शिया कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है किसको, वहां पर रूलिंग जो असद रिजीम है। पर सवाल ये उठता है कि क्या रेशियो है वहां पर पॉपुलेशन का। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि हम सीरिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक परिस्थिति है, उसको जानें। ऐसे में आप देखोगे भूमध्य सागर, दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी के साथ में ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में देखोगे तो लेबनान है, तो थोड़ा सा एरिया इसका कनेक्ट होता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से। सिमिलरली दक्षिण पश्चिम की अगर बात करो तो इजराइल है, तो दक्षिण में जॉर्डन है। पूर्व की अगर बात करो तो इराक है, तो उत्तर में वहां पर टर्की है। तो ये लोकेशन है, क्योंकि वेस्टर्न एशिया का हम मैप पहले भी देख चुके हैं, तो ऐसे में मैं फिर से लाना ज़्यादा कुछ ठीक नहीं समझता। आप एक बार मैप जरूर देखिएगा, बाकी मैप को यहाँ पे कोडिफाई करके यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में
इराक और इजराइल के बीच में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, क्योंकि इजराइल अरब कंट्रीज को लगातार चैलेंज करता रहता है, जिसका रिसेंट हमने देखा कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, उसके चलते वहां पर जो गाजा स्ट्रिप पर हमास के लोग हैं उनमें से सिविलियंस पे भी अटैक किया गया और 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ऐसे में चलते हुए इजराइल भी वहां पर एक इशू क्रिएट कर रहा है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि कहीं ना कहीं ये रीजन पहले से अनस्टेबल है। दूसरी तरफ आप देखो कि मेडिटेरेनियन सी के रीजन से जो भी कनेक्ट होने वाले एरियाज है, वहां पर बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई है। चाहे आप मैसेडोनिया की बात करो, चाहे आप ट्रॉय की बात करो, या फिर आप बात कर लो इनकी एक तरीके से रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस्लामिज्म भी शुरू वहीं से हुआ, ज्यूज का भी ओरिजिन वहीं कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली क्रिश्चियन भी अपना ओरिजिन उसी रीजन में मानते हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी वहां पर चल रहा है। फिर इस्लामिज्म की बात करें पर्टिकुलरली, जो कि ज्यादा डोमिनेट कर रहा है सीरिया में, वहां पर भी आप देख सकते हो दो डिवीजन देखने को मिल रहे हैं, एक तो शिया कम्युनिटी और एक सुन्नी कम्युनिटी। तो ऐसे में कहीं ना कोई चीज को लेकर के संघर्ष इस एरिया में लगातार चलते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 2014 में ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसीलिए इसी मौके को फायदा उठाने के लिए तैयार हुआ था, जिसका टारगेट क्या था कि कोई भी क्रिश्चियन लोग हों या फिर जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, जैसे शिया कम्युनिटी के, बिल्कुल लिबरल जो लोग होते हैं उदारवादी, बोलो उन लोगों को खत्म किया जाए और एक कट्टर इस्लाम की स्थापना की जाए। मतलब एक्सट्रीमिज्म को वो प्रमोट कर रहे थे। आप देखोगे रोमन एम्पायर की बात करें, मैंने जो ट्रॉय जो नाम लिया वो कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य की ही हम बात करते हैं। तो ऐसे में रोमन साम्राज्य का भी इधर लेन देन रहा। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो भूमध्य सागर, दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी की तरफ यूरोप का भी अपने आप इंटरेस्ट होता चला जाता है। तो यूरोप का भी इंटरवेंशन यहाँ पे लगातार बना रहता है। सीरिया की अगर बात करें तो शिया सुन्नी कम्युनिटी के मैंने आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बसर अल असद जो है वो शिया कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि वहाँ पर शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो ओनली 13% है, 13% है। जबकि सुन्नी कम्युनिटी जो कि वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है बसर अल असद रिजीम की, वो उनकी पॉपुलेशन अगर देखोगे तो अराउंड 74% पॉपुलेशन वहाँ की सीरिया की सुन्नी कम्युनिटी की है। तो ऐसे में शिया कम्युनिटी 13% होने के बावजूद शिया कम्युनिटी का लीडर अगर वहाँ पर रूल करे तो क्या सुन्नी कम्युनिटी को वो एक्सेप्टेबल होगा? बस वही चीज़ है। इसके चलते वहाँ पर सिविल वॉर लगातार चलता जा रहा है। सुन्नी कम्युनिटी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही है कि कैसे भी करके असद रिजीम को उखाड़ के फेंक दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड जो रीजन है, या फिर शिया कम्युनिटी जो केवल 13% वहाँ पर पॉपुलेशन है, वहाँ का लीडर अगर रूल कर रहा है तो ऐसे में ईरान इसको सपोर्ट करता है। और ईरान को सपोर्ट करने के लिए एक तरफ आप देखोगे तो रशिया है, तो दूसरी तरफ चाइना है। तो ऐसे करके ये तीनों मिलकर के असद रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि इनके जस्ट ऑपोजिशन में अगर देखो तो यूरोप और USA ये कहीं ना कहीं रेबेलियंस को सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान की डोमिनेंस इधर क्रिएट ना हो। वजह क्योंकि सुन्नी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कौन सा कंट्री आएगा? सऊदी अरब और ईरान के बीच में वैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरब का सपोर्ट कौन करेगा? USA। और USA जिस तरफ जाएगा ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यूरोप भी उधर ही जाए। तो ऐसे में वहाँ पर जो सिविल वॉर है उसमें केवल डोमेस्टिक इश्यूज ही नहीं है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का भी रोल सीधा सीधा इन्वॉल्व है। तो ऐसे में जो रिबेलियंस हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है अमेरिका का, फ्रांस का। तो ऐसे में असद रिजीम को भी उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये सिविल वॉर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब बात आ जाती है टर्की की, जो नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है, सीरिया के जस्ट नॉर्थ में बात करें तो टर्की भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वजह क्या होती है? अगर सीरिया में डिस्टर्बेंस होती है तो उसके चलते वहाँ से होता है माइग्रेशन, और डिस्प्लेस जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं टर्की की तरफ जाती है, क्योंकि सबकी नज़र किधर रहती है? यूरोप में जाने की। तो सीरिया से टर्की से होते हुए वो फिर एंटर होते हैं यूरोप में। तो ऐसी परिस्थितियों में टर्की भी इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाता है। अब आप देखोगे कि नेटो फोर्सेस में टर्की जो है वो लगातार हमेशा से USA के साथ में परफॉर्म करता रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब आया था USSR को काउंटर करने के लिए कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम पे, तो ऐसी परिस्थितियों में नेटो का यूज करके टर्की कहीं ना कहीं जो सीरिया में ऐसा रिजीम लाना चाहता है जो कहीं ना कहीं प्रो टर्की हो। अब एक मुद्दा क्या आ जाता है कि सीरिया एक तरफ ले लो, इराक एक तरफ ले लो, ईरान और हो गया, टर्की एक ही हो गया, और एक आप ये ले लो आर्मेनिया वाला रीजन। तो ये इस पर्टिकुलर रीजन में एक कम्युनिटी वहाँ पर रहती है जिसका नाम है कुर्द बोला जाता है हिंदी में।
कुर्द वहाँ पर रहते हैं, कर्ड्स वहाँ पर रहते हैं, तो उनका ये डोमिनेशन, उनकी ये डिमांड है कि हम इन सारे कंट्रीज से हमारे लोगों की जितनी भी एरिया है उसको एक साथ करके कंबाइन करके कुर्दिस्तान करके नया कंट्री बना लेंगे। तो ऐसे में वहाँ पर कर्ड्स जो है वो एक सरदर्दी का कारण बन रहे हैं टर्की के लिए, और इन कर्ड्स को सप्रेस करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है टर्की के द्वारा। पर आप देखो ये कर्ड्स कौन है, ये वो कम्युनिटी है जिसने आईएसआईएस को सप्रेस करने के लिए यूएसए का सपोर्ट किया। तो ऐसी परिस्थितियों में कर्ड्स का सपोर्ट करेगा कौन, यूएसए, और यूएसए लेड ग्रुप। तो ऐसे में कर्ड्स को यूएसए का सपोर्ट मिल रहा है, बट टर्की कहीं ना कहीं कर्ड्स को सप्रेस करना चाह रहा है। तो एक इक्वेशन ये फंस रही है। इसके अलावा नेटो की अगर बात करें तो नेटो में कहीं ना कहीं टर्की अगर वहां पर मेंबर है तो यूएसए नेटो को लीड करता है। तो ऐसे में टर्की को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की परिस्थितियां बन रही है। तो ये चीज़ हो जाती है टर्की के लिए भी कि जो विस्थापित लोग हैं सीरिया से वो कहीं ना कहीं टर्की में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद में वो कहीं ना कहीं यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सीरिया में असद सरकार की अगर बात करें तो अभी जो चौथे इलेक्शन हुए हैं उसमें लगातार वो अपनी सत्ता को बनाए रखने में सक्सेसफुल हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो तो देखो अपने हाथ में पकड़े रखे हैं पूरी सत्ता को, पर दूसरी तरफ विपक्षी दल जो हैं, जो सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेटेड अदर ग्रुप्स हैं, रिबेलियंस जिनको आप बोल सकते हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये इम्पार्शियल नहीं थे, इनमें बायसनेस बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में अमेरिका और यूरोप भी है, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर के अपने सवाल उठाते रहते हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने चाहिए जहाँ पर कोई पार्शियलिटी ना हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, असद रिजीम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वेस्ट के द्वारा। इसमें आ गए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो कुछ एक इलाके ही ऐसे हैं जहां पर सरकार की पकड़ है, बाकी ज़्यादातर एरियाज़ की अगर बात करो तो वहां पर ये रिबेलियंस है ना, इनकी पकड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है, सिविल वॉर लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में और ज़्यादा चिंता का कारण है। और देखो वेस्ट एशिया हमेशा से कहीं ना कुछ वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अगर देखें देश के कई इलाकों की अगर बात करें तो असद सरकार का है पकड़, पर ज़्यादातर हिस्से में काबिज कौन है, विद्रोही समूह। ठीक है, सीरिया में ज़्यादातर हिस्सों पर विद्रोही और जिहादी और कुर्दों के नेतृत्व वाली सेनाओं का नियंत्रण है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और कुर्द कौन है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा लाखों लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं पलायन करके, टर्की सहित बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो फिर माइग्रेट कर जाते हैं, जो कि मजबूर हो रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करने के लिए। वहाँ पर भुखमरी है, वहाँ पर रहने के लिए वो लोग बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 90% पॉपुलेशन सीरिया की जो है वो अंडर पुअर्टी लिविंग, मतलब आप कह सकते हो ज़िंदगी जी रही है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो सीरिया का संकट अगर देखें तो राजनीतिक समस्या ही नहीं है, वहाँ पर सामरिक, कूटनीतिक और मानवीय संकट भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। दैट मीन्स वहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स भी बने हुए हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज़ पर भी कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं वो, और साथ में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का हम ऑलरेडी बात ही कर चुके हैं। 2011 के बाद में इस देश में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बने रहने के चलते इस्लामिक स्टेट का भी राइज यहाँ पर हो जाता है 2014 के लगभग आते आते हैं। अगर इस्लामिक स्टेट की अगर बात करें तो आपको जैसे पता होगा कि अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने 2001 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन सिटी में अटैक करवाए थे, राइट। तो उसके बाद में प्रॉब्लम क्या हो गई थी, यूएसए ने अपनी तरफ से वॉर ऑन टेरर करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया और अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी। तो अलकायदा तो है वो तो देखो डिक्लाइन करना शुरू हो गया, बट अलकायदा एक एक्सट्रीमिज्म इस्लामिक ग्रुप था, तो उसी से निकल के एक ब्रांच निकल के आती है, दैट इज आईएस, जिसका फुल फॉर्म हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ये जो स्पेस वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है ना सिविल वॉर के चलते, कि एक तरफ असद रिजीम है, दूसरी तरफ रिबेलियंस है, तो ऐसे में उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहां पर जो स्पेस क्रिएट हो गया उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया गया इस्लामिक स्टेट के द्वारा। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा राइज हो गए, और ऐसे में अब अमेरिका कंटिन्यू एक ही चीज़ कर रहा है कि अपनी तरफ से एक कहते हैं ना कि एक माहौल बनाने की एक एफर्ट्स है अमेरिका की तरफ से कि हाँ जी आईएस को ख़त्म कर दिया है। क्या रियलिटी में आईएस ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर इंटरनली ये ऑपरेट कर रहा है। इवन इंडिया में भी इसकी जड़ें चल रही हैं, इसके कई केसेज आ गए हैं। जैसे कर्नाटका में भी बहुत सारे यूथ हैं जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। इसके अलावा आप देखो इधर तालिबान के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रही है वहाँ की सरकार, बातचीत हो रही है, तो आईएस वहाँ पर सेटलमेंट नहीं होने दे रहा है। इस्लामिक स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सिक्के लगातार चलाते रह रहा है। तो ऐसे में सीरिया का फ्यूचर बिल्कुल चैलेंजफुल है, खाली बिल्कुल भी नहीं है।
टर्की लगातार नेटो से अपनी तरफ से सपोर्ट ले रहा है कि कैसे भी करके असद रिजीम को उखाड़ के फेंक दिया जाए और ऐसा रूल वहां पर स्टैब्लिश कर दिया जाए जो कि प्रो टर्की हो। आईएसआईएस का मुद्दा क्या रहता है कि कैसे भी करके लिबरल्स जो हैं उनको हटाओ और एक तरीके कट्टरपंथी इस्लामिज्म को वहाँ पर शुरू करो। तो ऐसे में आप देखो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो तेल के कुएं, उन पर कब्जा लेना, साथ में जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं राइट उनको चैलेंज करना। इसके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, टर्की हो गया, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं आईएस जो है वो चैलेंज कर रहा है। तो ये सारे मिलकर के एक चैलेंज को, तो देखो ये आईएस जो है ना वो तो कहीं ना कहीं सबके लिए ही इक्वल चैलेंज क्रिएट कर रहा है। वो बात अलग है कि सिया सुन्नी कम्युनिटी का आ जाता है तो कुछ अलग इशू निकल के आता है, यूएस और रशिया आमने सामने खड़े रहते हैं या चाइना यूएस से आमने सामने खड़े रहते हैं तो एक अलग ही अपने को एक वर्ल्ड सिनेरियो देखने को मिलता है। बट अगर आईएसआईएस की बात की जाए तो उस केवल एक केस में सारे कंट्रीज एक दूसरे का साथ देते हुए आपको दिखाई देंगे। देखो 2012 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सीरिया में पीस स्टैब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2012 में सीधा कह दिया था कि बोले जेनेवा कन्वेंशन के तहत यहाँ पर एक सर्वसहमति मतलब सबकी एक कंसेंसस होनी चाहिए, उसके बेसिस पे एक आप इंटरिम गवर्नमेंट की व्यवस्था कर दो, जिससे क्या होगा कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सब लोग उससे खुश हों। तो ऐसे में फिर वहाँ पर रूलिंग अच्छे से चल पाएगी। फिर उसके बाद में आप जो एक तरीके से एक बार स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाए उसके बाद में आप इलेक्शन कराओ और प्रॉपर वे के अंदर एक डेमोक्रेटिक मैनर में कंट्री को कंटिन्यू कराओ। तो ऐसे में देखो सीरिया के जो कर्ड्स हैं या फिर सीरिया की डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं या कर्डिस डेमोक्रेटिक यूनियन है या फिर कर्डिस पीपल्स प्रोजेक्ट यूनिट्स हैं या फिर आप ये इन सब की कंबाइन बात करूँ तो ये डिमांड किसकी कर रहे हैं, कुर्दिस्तान की, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में यूरोप और अमेरिका का समर्थन तो देखो टर्की को अगर मिलता रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो हेल्प कर लेंगे। पर समस्या क्या है कि टर्की चैलेंज कर रहा है इस कुर्दिस्तान की व्यवस्था को, कुर्दिस्तान की इस डिमांड को, और यूरोप और अमेरिका लगातार उन कर्दों की हेल्प कर रहे हैं। वजह क्योंकि आईएसआईएस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के अंदर इन कर्ड्स ने बहुत हेल्प की है वेस्टर्न कंट्रीज़ की। और टर्की जो है वो जेएसएफ को वहाँ पर, जेएफएस को वहाँ पर लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक तरफ टर्की है, एक तरफ सीरिया का रिजीम है और एक तरफ यूएस के साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ है। तो यूएस जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो लगातार सीरिया में असद रिजीम को उखाड़ना चाह रहे हैं। टर्की भी एग्जैक्टली वही चाह रहा है, कन्वर्जेंस आ गई। इसके अलावा टर्की जो है वो कर्ड्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है और उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टर्की में भी बहुत सारे कर्ड्स रहते हैं जो कि सेपरेट होकर के कर्डिस्तान करके, कुर्दिस्तान करके नया कंट्री बनाना चाहते हैं। बट उसमें कर्ड्स की हेल्प की जा रही है यूएसए के द्वारा। तो इस केस में आ गए यूएसए और टर्की आमने सामने। पर सीरिया में अभी भी सुन्नी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है, जो कि 74 पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जबकि 13% शिया कम्युनिटी को लीड करने वाला इंडिविजुअल वहाँ पे लॉ कर मतलब रूल कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पर शिया कम्युनिटी को सपोर्ट ईरान दे रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है। तो देखो आईएसआईएस का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरा, सरकारी सेना, असद रिजीम की जो सरकार है, जो सेना है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि असद रिजीम कंटिन्यू चलता रहे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल या फिर लिंग्विस्टिक या कास्ट बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पर एक कह सकते हैं ना कि सबकी एक कंसेंट हो, उसके बेसिस पे एक गवर्नमेंट वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हो। तो वो तो चलो एक सक्सेसफुल हम पॉइंट ले सकते हैं, पर क्या ऐसा होना सही है, हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात भी करें तो वो भी अपनी पॉलिटिक्स ही कर रही है। कोई भी नहीं चाह रहा है कि सीरिया में जो लोगों के साथ में जितना गलत हो रहा है वहाँ पर वो बेबस लोग कितनी परेशानी से ज़िंदगियाँ बिता रहे हैं, तो उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब कंट्रीज़ अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना हुआ है और सीरिया में इंस्टेबिलिटी, सीरिया में सिविल वॉर, ये कंटिन्यू है और पता नहीं है कब तक चलेगा। टाइम बताएगा सोल्यूशन जो भी होगा। ठीक है, तो ये हमने जाना कि सीरिया में अभी सत्ता का कैसे संकट है, राइट। बाकी और वीडियोज आपको ऐसे मिलते रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।